हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम बीआरएस का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 7 या अनसॉल्व एग्जाम्पल 7 सॉल्व करने वाले हैं। अगेन इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी कुछ नहीं है, तो फटाफट इसे पढ़ते हैं, समझते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं। राइट, तो उन्होंने क्या कहा है, ऑन 31st January 2018 बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक वॉज 40,000। क्या कह रहे हैं, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक वॉज 40,000। तो सिंपली मैं उसे क्या कह रहा हूं, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 40,000। तो नथिंग बट उन्होंने बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दे दिया है। तो जब हम बीआरएस स्टेटमेंट बनाएंगे तो ये हमारे लिए बन जाएगा एज स्टार्टिंग पॉइंट। राइट, एंड हमें एज आंसर क्या ढूंढना पड़ेगा, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। वही उन्होंने आगे कहा है, बट पासबुक वॉज शोइंग सम अदर बैलेंस। राइट, पासबुक वॉज शोइंग सम अदर बैलेंस, कितना है नहीं बताया, वही हम बीआरएस स्टेटमेंट बना के फाइंड आउट करते हैं कि पासबुक का एग्जैक्टली बैलेंस कितना आएगा। राइट, सम अदर बैलेंस फॉलोइंग वेयर द कॉजेस ऑफ डिफरेंस। तो ये उन्होंने 3 कॉजेस दिया आपको डिफरेंसेस के। राइट, कि कैश बुक का बैलेंस दिख रहा है 40,000, पासबुक कुछ और बैलेंस दिखा रहा है, कितना है वो नहीं बताया बट कुछ और है, वो हमें फाइंड आउट करना है। बट कैश बुक एंड पासबुक के बैलेंस में क्यों डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस उन्होंने आपको लिस्ट करके दे दिया है। वैसे देखा जाए तो 1 2 3 है, बट 3 में देयर आर सब 4 पॉइंट्स। राइट, तो पढ़ने के बाद समझते कि एग्जैक्टली क्या करना है। राइट, अब हमारा अगला काम क्या है, तो हमें इन तीनों पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को पढ़ना है, एनालाइज करना है, हर एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस को डेबिट या फिर क्रेडिट मार्क करना है। लेकिन डेबिट क्रेडिट मार्क करने के लिए रफली आपके सामने एक रफ प्रोफॉर्मा होना चाहिए ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। तो सब लोग आपने सामने, राइट, ये तो है आपके सामने, बट आपके नोटबुक में भी एक रफ प्रोफॉर्मा बना के रखो ऑफ कैश बुक एंड पासबुक लाइक दिस इज अ रफ। इसमें अकाउंटिंग में कुछ नहीं होगा, जस्ट हमारे समझने के लिए जब हम एनालाइज करेंगे कि ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्डेड है, हमें क्या ढूंढना है, जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो कहाँ रिकॉर्डेड है, तो उसे ढूंढने के काम में ये हमें मदद करेगा। इज दिस क्लियर? राइट, चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस उन्होंने दिया है। तो वो कह रहे चेक इश्यूड ₹1 लाख इन January 2018 बट द चेक ऑफ 50,000 ओनली प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट बिफोर January 31st 2018। तो जनवरी मंथ का हमें डेटा दिया है, जनवरी मंथ का हमें बीएसआर बनाना है, जनवरी मंथ का हमें बीआरएस बनाना है। तो जनवरी मंथ में मैंने टोटल 1 लाख रुपए के चेक इशू किए थे। राइट, अलग अलग लोगों को मिला के, से 10-12 लोगों को मिला के मैंने 1 लाख रुपए के चेक इशू किए हैं। आउट ऑफ इस 1 लाख के चेक 50,000 के चेक बैंक से क्लियर हुए। मैंने टोटल 1 लाख रुपए के चेक इशू किए, 1 लाख में से 50,000 रुपए के चेक क्लियर हुए। तो जो चेक क्लियर हुए उसका हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे या उसको बीएसआर में इंक्लूड नहीं करेंगे। गेटिंग इट? तो बीआरएस में हमें वो चेक इंक्लूड करने हैं जो अब तक क्लियर नहीं हुए। तो बीआरएस में वी हैव टू कंसिडर ओनली दोज चेक जिनका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। मैंने टोटल जेब से 1 लाख रुपए के चेक इशू किए जिसमें से 50,000 का पेमेंट हुआ। तो सिंपली मुझे बताओ कितने रुपए का अभी भी पेमेंट नहीं हुआ। तो सिंपली आंसर इज कि 50,000 रुपए का अभी भी पेमेंट नहीं हुआ। 1 लाख कैंसिल हो गया, 50,000 पे हो गए। मैंने 1 लाख के इशू किए थे, 50,000 के पे हुए, तो बच्चे कितने, 50,000। तो मुझे हमारे बीआरएस में 50,000 रुपए को इंक्लूड करना पड़ेगा कि ये 50,000 का अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। 1 लाख के चेक गए, ठीक है, उसमें से 50,000 के पे हो गए, तो कितने के पे नहीं हुए, तो 50,000 के पे नहीं हुए। इश्यू तो कर दिया बट पेमेंट नहीं हुआ। गेटिंग इट? तो 50,000 रुपए के चेक ऐसे है जिसको मैंने इशू किया बट अभी भी उसका पेमेंट नहीं हुआ। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग 1 तारीख या जो पहला ट्रांजैक्शन उसके आगे में 50,000 रुपए अमाउंट लिख रहा हूँ कि 1 लाख में से 50 क्लियर हो गए। ठीक है, 1 लाख में से 50 क्लियर हुए, तो कितने क्लियर नहीं हुए, तो 50,000 रुपए के चेक क्लियर नहीं हुए। दैट आई हैव टू इंक्लूड इन माई बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब मुझे ये सोचना है कि जो 50,000 रुपए के चेक क्लियर नहीं हुए उसकी एंट्री कहाँ है। तो मैंने इशू तो कर दिए चेक बट बैंक से पे नहीं हुए, तो चेक इशू करने पर मैं कहाँ रिकॉर्ड करूंगा, चेक इशू करने पर मैं रिकॉर्ड करूंगा इन कैश बुक। यस और नो? तो इट इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बट कैश बुक में कौन सा तरफ रिकॉर्डेड है, मैंने चेक इशू किया है, तो चेक इशू करने पर मैं रिकॉर्ड करूंगा ऑन द पेमेंट साइड। यस और नो? तो जो 50,000 रुपए के चेक मैंने इशू किए बट उनका पेमेंट नहीं हुआ, इशू करते वक्त मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा इन कैश बुक। ऑन विच साइड, पेमेंट में चेक इशू कर रहा हूं, मैं चेक दे रहा हूं, तो चेक देते वक्त मैं कैश बुक के पेमेंट में रिकॉर्ड करूंगा। तो आई हैव टू जस्ट चेक कि कैश बुक का पेमेंट साइड इज विच, डेबिट या क्रेडिट। तो आंसर इट इज क्रेडिट। तो जो 50,000 मेरा पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उसके आगे मैं लिख रहा हूँ CR यानी कि क्रेडिट। राइट, इट इज नथिंग बट मैंने 50,000 रुपए के चेक इशू किए जिनका अभी तक बैंक से पेमेंट नहीं हुआ।
मैंने टोटल 1 लाख रुपए के चेक इशू किए थे, जिसमें से 50,000 का पेमेंट हो गया, 50,000 का पेमेंट बाकी है। तो जिनका पेमेंट बाकी है वो मेरे बीआरएस का हिस्सा बनेंगे। इज दिस क्लियर? राइट। तो ये हमारा पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस था, जिसके डिस्कशन पर मुझे पता चला कि 50,000 विल बी द अमाउंट इन आर बीआरएस एंड द अमाउंट विल कैरी अ क्रेडिट बैलेंस। राइट। उसी तरह दूसरा ट्रांजैक्शन ने दिया है, चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन 2 लाख, out of which a check of rupees 80,000 only credited by bank in January 2018। क्या कह रहे हैं वो कि मैंने टोटल 2 लाख रुपए के चेक बैंक में डिपॉजिट किए, जमा किए फॉर कलेक्शन, मतलब बैंक को कहा कि ये टोटल 2 लाख रुपए के चेक है, अलग अलग पार्टी से मुझे चेक मिले थे, सबके मिला के 2 लाख रुपए के चेक मैंने बैंक में जमा किए। राइट। और बैंक को कहा कि इनको क्लियर करो एंड मेरे अकाउंट में जमा करो। राइट। बट जनवरी एंड तक मुझे पता चला कि 2 लाख में से केवल 80,000 रुपीज ही मेरे अकाउंट में जमा हुआ है। मैंने टोटल बैंक में 2 लाख रुपए के चेक डिपॉजिट किए थे, बट आउट ऑफ 2 लाख 80,000 के चेक जमा हो गए, मतलब मेरे बैंक खाते में 80,000 रुपए जमा हुए हैं। सो माई क्वेश्चन इज, आउट ऑफ 2 लाख 80,000 के चेक क्लियर हुए, कितने के चेक अभी तक क्लियर नहीं हुए? आंसर इज 2 लाख माइनस 80,000, यानी कि 1,20,000 के चेक अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। तो वही मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ कि मैं 2,80,000 को, 2,80,000 को कैंसिल कर रहा हूँ एंड उसके बदले में मैं 1,20,000 को अपने बीआरएस में पकड़ूंगा कि 1,20,000 के चेक मैंने बैंक में जमा किए, लेकिन अभी तक पैसा बैंक खाते में जमा नहीं हुआ। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक, या मैंने बैंक में चेक भेज दिए कलेक्ट करने के लिए, लेकिन बैंक ने अभी तक इन चेक का कलेक्शन नहीं किया। कितने रुपयों के चेक का बैंक ने कलेक्शन नहीं किया? 1,20,000 रुपीज़ के चेक का बैंक ने अभी तक कलेक्शन नहीं किया। तो आई हैव टू इंक्लूड 1,20,000 इन माई बीआरएस। ना 2 लाख आएगा ना 80,000 आएगा। 2 लाख के टोटल चेक थे, उसमें से 80,000 के चेक बैंक में जमा हो गया, तो 2 लाख में से 80 के चेक जमा हो गए। कितने के चेक जमा नहीं हुए? 1,20,000। तो आई हैव टू इंक्लूड 1,20,000 इन माई बीआरएस। अब मुझे ये सोचना है कि ये जो 1,20,000 रुपए के चेक है ये कहाँ रिकॉर्डेड है? अब वेरी सिंपल, इसका अभी भी बैंक में कलेक्शन नहीं हुआ, मतलब इसका कोई एंट्री पासबुक में नहीं है, ये सॉर्ट नो। तो इसका सिंपल मतलब इसका एंट्री कहाँ होगा? कैश बुक में होगा। राइट। मैं जब बैंक में चेक जमा करूंगा, बैंक को कहूँगा इन चेक को कलेक्ट करो, कलेक्शन के लिए बैंक में जमा करूंगा, तो मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा इन कैश बुक। ऑन विच साइड? मैं बैंक में चेक जमा कर रहा हूँ, तो इट इज़ रिसिप्ट फॉर बैंक, तो उसकी एंट्री में बैंक के रिसिप्ट में करूंगा। जो चेक मुझे मिलने वाले हैं या जो चेक मुझे मिले हैं, वो मिले हुए चेक में बैंक में जमा कर रहा हूँ। तो जो पैसा मिला है, जो चेक मिला है, इट इज़ रिसिप्ट फॉर मी, यस और नो। तो जो रिसिप्ट चेक है वो मैं बैंक में कलेक्शन के लिए भेजूंगा। सो जब मैं रिकॉर्ड करूंगा, जो पार्टी जब मुझे चेक देगी, तब मैं उसकी एंट्री कैश बुक के रिसिप्ट में कहूंगा कि अशोक से आया, विनोद से आया, मंगल से आया, यस और नो। सो रिकॉर्ड इट ऑन दी रिसिप्ट साइड। सो जो चेक बैंक में है बट अभी भी बैंक ने उनके पैसे मेरे खाते में जमा नहीं किए हैं, इट इज रिकॉर्डेड ओनली इन कैश बुक रिसिप्ट साइड। अब कैश बुक का रिसिप्ट साइड क्या है? तो कैश बुक का रिसिप्ट साइड इज डेबिट, यस और नो। सो माय सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज ऑफ 1,20,000 व्हिच कैरीज अ डेबिट बैलेंस व्हिच इज नथिंग बट चेक मैंने बैंक में जमा किए फॉर कलेक्शन, लेकिन बैंक में अभी भी इसके पैसे मेरे अकाउंट में जमा नहीं हुए। तो 1,20,000 के चेक अभी भी पेंडिंग है, मतलब कैश बुक मैंने रिकॉर्ड किया बट पासबुक में अभी तक उसकी एंट्री नहीं आई, पेंडिंग है, कलेक्शन पेंडिंग है। राइट। तो इसलिए जो सेकंड ट्रांजैक्शन है वो बन गया मेरे लिए 1,20,000 एंड वाई डेबिट? क्योंकि इट इज रिकॉर्डेड ऑन कैश बुक रिसिप्ट साइड, राइट, एंड कैश बुक रिसिप्ट साइड इज डेबिट। सो 1,20,000 को मैं डेबिट कह रहा हूँ। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस का अकाउंटिंग हुआ या एनालिसिस हुआ। चलते हैं तीसरा ट्रांजैक्शन। तीसरा ट्रांजैक्शन उन्होंने कहा है फॉलोइंग एंट्रीज were shown in passbook in January 2018 but no corresponding entries were made in the cash book। क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनो। वो कह रहे हैं कि जो फॉलोइंग एंट्रीज है 1 2 3 4, फॉलोइंग 4 एंट्रीज केवल पासबुक में दिख रही है, इसका कोई अपोजिट एंट्री कैश बुक में नहीं है। तो एक चीज दिमाग में डाल दो, आगे के चारों पॉइंट ऑफ डिफरेंस सिर्फ पासबुक में रिकॉर्डेड है, उसका कोई करस्पॉन्डिंग एंट्री कैश बुक में नहीं है। सो नथिंग बट द बिलो 4 एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक। बस हमें इतना एनालाइज करना है कि वो पासबुक के रिसिप्ट में रिकॉर्डेड है या पेमेंट में रिकॉर्डेड है। इज दिस क्लियर? एंड फिर डेबिट क्रेडिट हम डिसाइड करेंगे। तो तीसरे पॉइंट के अंदर 4 ट्रांजैक्शन है, तो उसमें से पहले ट्रांजैक्शन वो कह रहे हैं पेमेंट ऑफ 6,400 बाय बैंक फॉर इलेक्ट्रिक बिल बाय ईसीएस।
तो वो कह रहे हैं कि बैंक ने आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया जिसका एंट्री केवल पासबुक में है, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है। ऐसा उन्होंने ऊपर ही कहा है कि जो 4 ट्रांजैक्शन नीचे दी है ये केवल पासबुक में है, इसका कोई करस्पॉन्डिंग एंट्री कैश बुक में नहीं है। किस किस बारे में कैश बुक में एंट्री नहीं है या किस किस बारे में पासबुक में ही एंट्रीज है? तो पहला, बैंक ने आपके लिए ECS थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, उसका एंट्री केवल पासबुक में है, कैश बुक में नहीं। तो पासबुक में है ये तो क्लियर है, तो इट इज़ रिकॉर्डेड इन पासबुक, ये क्लियर है। अब मुझे देखना है कि वो पेमेंट में रिकॉर्डेड है या रिसिप्ट में रिकॉर्डेड है। तो बैंक ने आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया तो बैंक पासबुक के पेमेंट में रिकॉर्ड करेगी, यस और नो। तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल बैंक ने आपके लिए पे किया इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन पासबुक, ये पासबुक में है ही, दिस वी नो, क्योंकि ऊपर इन्होंने कहा कि ये सारे ट्रांजैक्शन पासबुक में है, बस हमें डिसाइड करना है रिसिप्ट या पेमेंट। तो पासबुक के पेमेंट में है, पासबुक का पेमेंट इज व्हाट, पासबुक का पेमेंट इज डेबिट। सो मेरा तीसरे ट्रांजैक्शन के अंदर जो पहले इन्फॉर्मेशन है वो बन गया डेबिट, तो उसके आगे मैं लिख रहा हूँ DR यानी कि डेबिट। सो माय थर्ड ट्रांजैक्शन का पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन गया डेबिट। अब उसी के अंदर उन्होंने दूसरा दिया है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹12,000, बहुत ही आसान है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, सो इट इज रिकॉर्डेड वहां, कहाँ रिकॉर्डेड है, इट इज रिकॉर्डेड इन पासबुक क्रेडिट, सिंपल, रिकॉर्डेड ऑन पासबुक क्रेडिट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो बैंक कहाँ रिकॉर्ड करेगी, पासबुक के क्रेडिट में, क्रेडिट है, नाम में ही है, ट्रांजैक्शन में ही कहा है इट इज क्रेडिट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, सो इट इज क्रेडिट, सो इट इज नथिंग बट मैं उसके आगे लिख रहा हूँ CR यानी कि क्रेडिट। सो मेरा सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन गया क्रेडिट फॉर मी, राइट। फिर तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस अंडर द थर्ड ट्रांजैक्शन इज बैंक डेबिटेड कमीशन 1000 एंड बैंक चार्जेस 600। सो अगेन इट इज सिंपल, बैंक डेबिटेड कमीशन एंड बैंक चार्जेस, तो बैंक डेबिटेड कहाँ, तो इट इज रिकॉर्डेड ऑन पासबुक डेबिट, सो नथिंग बट तीसरी ट्रांजैक्शन मेरे लिए बन गई डेबिट, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बैंक डेबिटेड, तो बैंक कहाँ डेबिट करेगी, पासबुक में डेबिट करेगी, तो इट इज रिकॉर्डेड ऑन पासबुक डेबिट, सो मतलब इट इज डेबिट ओनली, बैंक ने आपके पासबुक को डेबिट किया विद कमीशन एंड बैंक चार्जेस। एंड चौथा अंडर थर्ड ट्रांजैक्शन इज डायरेक्ट डिपॉजिटेड या डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर ₹1000 बाय NEFT इन आर अकाउंट। तो हमारा कोई कस्टमर था, उसने हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जाके पैसे जमा किए थ्रू NEFT, तो हमारे बैंक खाते में पैसे आए। अगेन इसकी एंट्री कहाँ है, तो इसकी एंट्री इज अगेन इन पासबुक ओनली, वेरी क्लियरली उन्होंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये सारी ट्रांजैक्शन केवल पासबुक में है। तो हमारे कस्टमर ने अगर हमारे खाते में पैसा जमा किया तो इसकी एंट्री पासबुक के कौन सी तरफ होगी, ऑन द रिसिप्ट की तरफ, ये सर ना, क्योंकि अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो ये पासबुक के रिसिप्ट में है। अब पासबुक का रिसिप्ट साइड इज व्हाट, डेबिट या क्रेडिट, तो पासबुक का रिसिप्ट साइड इज क्रेडिट, तो मेरे लिए चौथा पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन गया क्रेडिट, यस और नो। तो जो चौथा है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इज क्रेडिट फॉर मी एज इट इज रिकॉर्डेड ऑन पासबुक रिसिप्ट साइड, पासबुक रिसिप्ट इज क्रेडिट फॉर मी, राइट। तो यहाँ पर हमने सारे ट्रांजैक्शंस को एनालाइज कर दिया, राइट, जिसे एनालाइज करने पर मुझे पता चला कि देयर आर 3 क्रेडिट्स एंड 3 डेबिट्स। अब हमें सिंपली क्या करना है, हमें सिंपली BRS बनाना है बाय फॉलोइंग दिस 4 स्टेप्स, जिसका स्टेप 1 कहता है ड्रॉ अ फॉर्मेट। स्टेप 1 क्या कहता है, ड्रॉ अ फॉर्मेट। तो फॉर्मेट बनाने के लिए मैं आ रहा हूँ फ्रेश पेज पर, उसके नीचे फॉर्मेट बना रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ डैश, क्योंकि यहाँ पर फिर से किसके लिए BRS बनाना है, उस इंडिविजुअल का या प्रोप्राइटर का नाम नहीं दिया है। हमें बनाना है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, कब, एज ऑन 31 जनवरी 2018, एंड ये उसका फॉर्मेट है पर्टिकुलर अमाउंट, राइट। सो दिस इज आवर फॉर्मेट फॉर BRS स्टेटमेंट। अब हमें क्या करना है, तो स्टेप 2 कहता है सिलेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट। तो फिर से क्वेश्चन में चलते हैं, हमने स्टार्टिंग पॉइंट अलग से सेपरेटली निकाल के रखा है कि बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, उन्होंने क्वेश्चन में आपको दिया है 40,000, तो वही हमारे लिए स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा। तो उसे कॉपी कर रहा हूँ इन आर स्टेटमेंट एज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ₹40,000। सो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक बिकेम माय स्टार्टिंग पॉइंट, मैंने उसे कॉपी करके हमारे BRS स्टेटमेंट में लिख लिया, सिंपल, राइट। तो यहाँ पर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट भी सिलेक्ट हो गया। अब स्टेप 3 क्या कहता है, स्टेप 3 कहता है सिलेक्ट फॉर्मूला एज पर द स्टार्टिंग पॉइंट। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट मैंने लिया है उसके हिसाब से फॉर्मूला सिलेक्ट करो। तो फॉर्मूला सिलेक्ट करने के लिए फिर से मेरे पास 2 ऑप्शन है, यस और नो। तो ये 2 ऑप्शन कौन से हैं,
तो पहला ऑप्शन है इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ऐड क्रेडिट माइनस डेबिट, इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ऐड डेबिट माइनस क्रेडिट। तो अभी मैंने स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिया है, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट लिया है एज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, यस और नो। तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है तो आई विल चूज रूल नंबर 1, बिकॉज रूल नंबर 1 तभी अप्लाई करना है जब स्टार्टिंग पॉइंट बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक है। तो रूल 1 क्या कहता है, ऐड क्रेडिट माइनस डेबिट। तो आई हैव टू अप्लाई ऐड क्रेडिट माइनस डेबिट टू प्रिपेयर माई BRS, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगले स्टेप पर चल रहा हूँ। अगले स्टेप कहता है प्रिपेयर BRS, उसके लिए मैं फॉर्मूला साइड में यहाँ पर लगा के रख रहा हूँ, राइट। एंड अब BRS बनाने के लिए मैं रूल को फॉलो करूंगा। रूल का पहला हिस्सा कहता है ऐड क्रेडिट, तो मुझे क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंस को हमारे BRS की जो स्टेटमेंट है उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, पहले तो लिख रहा हूँ ऐड, ADD ऐड। कौन से आइटम मुझे ऐड करने हैं, क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस ऐड करने हैं। तो क्वेश्चन में चेक करो, हमारे पास 3 क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है, ट्रांजैक्शन 1, राइट, फिर थर्ड ट्रांजैक्शन का सेकंड एंड फोर्थ हिस्सा, ये तीनों हमारे लिए क्रेडिट है। तो इन्हें एक एक करके मैं अपने BRS स्टेटमेंट में ऐड करूंगा। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्रेडिट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जिसमें उन्होंने कहा है कि चेक इशूड इन जनवरी बट ओनली 50,000 प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट बिफोर 31 जनवरी। 1 लाख रुपए के चेक मैंने इशू किए थे, जिसमें से 50,000 रुपए का चेक क्लियर हुए, 50,000 रुपए के चेक अभी तक क्लियर नहीं हुए, दैट आई हैव टू इंक्लूड इन द BRS। जिसके लिए मैंने आपको सिंपल सा स्टेटमेंट कहा था कि 50,000 रुपए के चेक मैंने बैंक में क्या किए थे, इशू किए थे, बैंक में इशू किए थे, मतलब मैंने अपने सप्लायर्स को इशू किए थे, लेकिन इन चेक का अभी तक बैंक से पेमेंट नहीं हुआ। तो इसे सिंपली हम क्या कहते हैं, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यस और नो, इसी तरह कहते हैं ना स्टेटमेंट को। तो उसी स्टेटमेंट को मैं लिखूंगा अपने BRS स्टेटमेंट में। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को उठा के मैं अपने BRS स्टेटमेंट में लिख रहा हूं एज चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹50,000। 1 लाख के चेक में से 50,000 के चेक का पेमेंट हुआ, 50,000 रुपए के चेक का पेमेंट नहीं हुआ। जिन चेक का पेमेंट नहीं हुआ उसे मैंने BRS में इंक्लूड किया एज चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹50,000, राइट। तो ये पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस मैंने कॉपी किया। अब तीसरे ट्रांजैक्शन के अंडर इंटरेस्ट वाला पॉइंट है, राइट, जिसमें मैंने कहा कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 12,000। तो इट इज वेरी सिंपल, मैं उसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूं एज माय सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑन द क्रेडिट। मैं लिख रहा हूं इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹12,000, कि बैंक ने मेरे पासबुक में इंटरेस्ट क्रेडिट किया, इसका कोई करस्पॉन्डिंग इफेक्ट कैश बुक में नहीं है, वो बस मैंने एज स्टेटमेंट लिखा, अमाउंट लिखा 12,000, राइट। एंड तीसरा क्रेडिट इज डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर ₹1,000 बाय NEFT इन आवर अकाउंट। तो उसी को भी मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं नीचे। तो मेरा तीसरा स्टेटमेंट बन रहा है डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹1,000, राइट, डायरेक्ट डिपॉजिट ₹1,000। तो ये तीनों क्रेडिट मैंने कॉपी कर लिए। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों क्रेडिट का टोटल आउटर कॉलम में लेके जाऊंगा। तो 50,000 प्लस 12,000 प्लस 1,000 इज नथिंग बट 63,000। तो ऐड क्रेडिट, तो ये 3 मेरे क्रेडिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस थे, उनका टोटल सम आ रहा है 63। तो इस 63 को मैं स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज 40,000 में ऐड करता हूं, तो मेरा सब टोटल मिल रहा है 1,03,000, राइट। स्टार्टिंग पॉइंट मेरा था बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 40,000, उसमें मैंने ऐड क्रेडिट के हिसाब से क्रेडिट के सारे पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऐड किए, तो मेरा सब टोटल आ रहा है 1,03,000। तो रूल का पहला हिस्सा हो गया ऐड क्रेडिट। अब सेकंड हिस्सा क्या कहता है, लेस डेबिट। डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को सब्ट्रैक्ट करो। तो मैं अपने स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ लेस। अब मुझे डेबिट में जितने दिए हुए पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है, फिर से 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है, उन्हें उठा के स्टेटमेंट से सब्ट्रैक्ट करना है। तो शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट डेबिट का पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जिसमें उन्होंने कहा है चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। मैंने बैंक में चेक जमा किए कलेक्शन के लिए, लेकिन इनका पैसा अभी भी मेरे बैंक खाते में जमा नहीं हुआ है, जिसे हम जनरली कहते थे check deposited into bank but not collected by bank. You can call it as check sent to bank for collection but not yet collected. दोनों का मतलब एक है। तो उसी स्टेटमेंट को मैं उठा रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है चेक सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड 1,20,000। टोटल 2 लाख रुपए के चेक मैंने कलेक्शन के लिए भेजे थे बैंक में, उसमें से 80,000 के कलेक्ट हुए, 1,20,000 के कलेक्ट नहीं हुए। तो जो चेक कलेक्ट नहीं हुए उसी को मैं अपने BRS में इंक्लूड कर रहा हूँ।
इज दिस क्लियर? तो चेक सेंड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड इज 1,20,000, ये मेरा दूसरा स्टेटमेंट हुआ, राइट? फिर उसके नीचे उन्होंने आपको और 2 डेबिट्स दिए हैं, थर्ड ट्रांजैक्शन में दे रहा 2 मोर डेबिट, एक है आपके बैंक ने आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया और दूसरा है ब्रोकरेज एंड कमीशन बैंक ने आपके अकाउंट में डेबिट किया। तो दोनों को मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ। पहले मैं डेबिट का जो थर्ड ट्रांजैक्शन का पहला ट्रांजैक्शन है उसे उठा के मैं नीचे लिख रहा हूँ, डेबिट का वैसे सेकंड आइटम है वो, तो मैं दूसरा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक बाय CS या थ्रू CS नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹6,400। सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड आखिरी मेरे पास एक बचता है स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा है कि बैंक ने आपके अकाउंट में कमीशन एंड चार्जेस डेबिट किया जिसकी कोई एंट्री कैश बुक में नहीं है, तो उसका भी स्टेटमेंट मैं सिंपली यहाँ पर लिख रहा हूँ एज बैंक डेबिटेड कमीशन एंड बैंक चार्जेस, बैंक डेबिटेड कमीशन एंड बैंक चार्जेस ब्रैकेट में 1,000 रुपीज़ कमीशन, 600 रुपीज़ ब्रोकरेज या चार्जेस बैंक चार्जेस दोनों मिला के 1,600 मेरा अमाउंट बन गया ऑफ डेबिट। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पर मेरे डेबिट के सारे पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस कंप्लीट हुए। तो एज पर रूल मुझे डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस को स्टार्टिंग पॉइंट से सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन पहले इन 3 डेबिट के आइटम्स का टोटल सम मैं आउटर कॉलम में लेके जा रहा हूँ 1,20,000 प्लस 6,400 प्लस 1,600, आउटर कॉलम में टोटल आ रही है 1,28,000। कितना टोटल आ रहा है? 1,28,000। मतलब जो डेबिट के पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है वो है 1,28,000। एज पर रूल मुझे उसे स्टार्टिंग पॉइंट से या जो सब टोटल है उससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1,03,000 माइनस 1,28,000, अगर आप नीचे आंसर लेते हो तो वो आ रहा है -25,000। मतलब हमारे BRS का आंसर माइनस में आ रहा है। आई स्टार्टेड विद अ पॉजिटिव बैलेंस 40,000 बट आई एम एंडिंग विद अ नेगेटिव बैलेंस। तो नेगेटिव बैलेंस को हम क्या कहेंगे? ओवरड्राफ्ट। तो माय स्टार्टिंग पॉइंट वाज बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। अब मुझे नेगेटिव आंसर मिल रहा है। नेगेटिव मतलब देयर इज अ नेगेटिव बैलेंस इन पासबुक। नेगेटिव बैलेंस का मतलब है ओवरड्राफ्ट, कि मैंने अपने बैंक से ज़्यादा पैसे पे किए देन व्हाट आई रिसीव्ड, तो इसलिए मेरा पासबुक का बैलेंस नेगेटिव जा रहा है। तो उसे मैं लिख रहा हूँ एज बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। वो जो नेगेटिव साइन था वो मैंने हटा दिया। सो डोंट राइट द नेगेटिव। मैं ओवरड्राफ्ट लिख रहा हूँ मतलब भी नेगेटिव। सो नेगेटिव जस्ट मैंने दर्शाने के लिए बताया था कि 1,03,000 माइनस 120 इज -25,000। बट जब आप नोटबुक में रिकॉर्ड करोगे डोंट राइट द माइनस साइन। माइनस साइन की जगह व्हाट आई एम कॉलिंग इट एज, आई एम कॉलिंग इट एज बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। पासबुक क्यों? क्योंकि कैश बुक से शुरुआत किया था पासबुक। ओवरड्राफ्ट क्यों? क्योंकि बैंक बैलेंस पॉजिटिव शुरुआत किया था, नेगेटिव आया इसलिए ओवरड्राफ्ट। तो माय फाइनल आंसर विल बी टर्म्ड एज बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 7 कंप्लीट हुआ, राइट? कल के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 8। तो आपको होमवर्क के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 8 पढ़ना है, उसके डेबिट क्रेडिट मार्क करने हैं, फॉर्मेट रेडी करके रखना है, एंड जब कल का लेक्चर अपलोड होगा तो मेरे साथ सॉल्व करना है। इज दिस क्लियर? चलो तो फिर आज का लेक्चर हम यही कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं कल हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 8। तब तक हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।